हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर राउंड और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन YDSC एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पे जितने भी जे मेंस और जे एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स, वो सारे आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन को आपको ट्राई करके आपको क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, उसके बाद इसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, इसी प्रोसीजर से आपको पूरा वीडियो फॉलो करना है। ओके, तो क्वेश्चंस आए तो उसको पहले पॉज करके ट्राई करना। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम वन बाय वन क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम सीख ही चुके हैं। और फ्रेंड्स, जो हमने पार्ट डिफरेंस वाला लेक्चर किया था ना, पिछला लेक्चर, उसको भी जरूर से देख लेना, बिकॉज उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उतने कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा आता है जे मेंस जे एडवांस में, तो वो पिछले लेक्चर में जरूर से देख लेना। और आज का लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि YDSC टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, YDSC पार्ट डिफरेंस। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वे ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। बाकी सब टॉपिक पे तो रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो डबल कर दिया है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो फ्रिंज विड्थ की कहानी पूछी है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमको पता है कि बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा डी बाई डी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, और फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट या टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क स्पॉट, चाहे दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट ले लो, जैसे फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, तो उनके बीच का डिस्टेंस ले लो तो भी यही आएगा। चाहे दो डार्क बीच में डिस्टेंस ले लो तो भी यही आएगा। ठीक है, कोई भी दो डार्क बीच में डिस्टेंस, पर वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड या थर्ड या फोर्थ, इस तरह से। ओके, चलो, तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। बोला क्या गया है, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड, मतलब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो d/2 कर दी गई है। और क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, सो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड, मतलब कैपिटल डी की जो वैल्यू है उसको डबल कर दी गई। तो बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा डैश की फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि लैम्बडा इंटू ये हो जाएगा 2d, अब और नीचे ये हो गया d/2। तो अपना बीटा डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखोगे तो वो 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा d/d, मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ बीटा आ रही है। मतलब क्या है कि अपना जो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, वो 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कम कर दो। देखो, ये एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है कि भाई अगर ये अपना डिस्टेंस कम करेंगे, ये डिस्टेंस कम करोगे ना, तो यहाँ पे जितना कम करोगे उतना ज़्यादा ये मतलब स्प्रेड आउट करेगा, उतना ज़्यादा मतलब फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। और कम करोगे तो और ज़्यादा स्प्रेड आउट करेगा, जितना कम करोगे उतना ज़्यादा वो स्प्रेड आउट करेगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस कम करोगे उतना ज़्यादा उसकी फ्रिंज की विड्थ बढ़ेगी। फ्रिंज विड्थ तो समझते हो ना कि भाई ये ब्राइट है, इसकी टोटल विड्थ कितनी है। जैसे आपको अगर 2D में ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मान लो मेरा ये प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये है, इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना, कोई ब्राइट स्पॉट हो तो कितने दूर तक फैला गया है वो, इसकी ये जो विड्थ होती है इसको हम बीटा बोलते हैं। ओके, ये बात तो क्लियर है ना। चलो, तो हमारा आंसर पहला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई करो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है नोट कर लो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3-4 बार इस कॉन्सेप्ट पर सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सेम तरीके का क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हमेशा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पर हमेशा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको बाद देख लो कैसे किया जाता है। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, चलो हमको ये सब इन्फॉर्मेशन दी है कि ये 0.5 mm है, और क्या दिया है, एंड डी, कैपिटल डी जो है 150 सेंटीमीटर है, और क्या दी गई है, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2। ठीक है, 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट ली है। देखो, अभी तक हम क्या करते थे कि मतलब दोनों सोर्सेज होते थे ना, S1 और S2, उसमें से सेम वेवलेंथ की लाइट लेके जाते थे, लेकिन अलग भी हो सकती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट अलग अलग भी हो सकती है। तो लैम्बडा 1 जो है 650 नैनोमीटर दिया गया है, और लैम्बडा 2 जो है 520 नैनोमीटर दिया गया है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, मतलब तो कभी कभी बाइक्रोमेटिक, मतलब 2 लाइट यूज़ करते हैं, एक लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2। तो होता क्या है, देखो एक्चुअली अगर 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करोगे, जैसे मान लो स्लिट्स 1 से जो है लैम्बडा 1 की वेवलेंथ ऑफ लाइट है, स्लिट्स 2 से लैम्बडा 2, तो होगा क्या,
भाई ये लेमड़ा वन वाला है कहीं और मतलब अपना ब्राइट स्पॉट बनाएगा, ये कहीं और अपना ब्राइट स्पॉट बनाएगा, दोनों मतलब एक जगह पे ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे दोनों ओवरलैप करते हैं इस तरह से, जैसे कि इसका ब्राइट कहीं यहाँ पे होगा लेमड़ा वन वाले का, इसका ब्राइट कहीं अलग जगह होगा। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहाँ पे दोनों ब्राइट मतलब ओवरलैप करें। तो जहाँ पे दोनों ब्राइट ओवरलैप करेंगे ना, वो बनेगा वहाँ पे कंप्लीट ब्राइट बनेगा, और जहाँ पे दोनों डार्क ओवरलैप करेंगे वहाँ पे कंप्लीट डार्क बनेगा। ठीक है, यही तो कहानी होती है इसके अंदर। ओके, तो लेमड़ा वन और लेमड़ा टू अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करो तो क्या होता है ब्राइट डार्क वो सब अलग अलग स्प्लिट आउट हो जाता है, मतलब कहीं ब्राइट बन रहा है कहीं डार्क बन रहा है। लेकिन जिस पॉइंट पर लेमड़ा वन की वजह से जो ब्राइट बन रहा है और लेमड़ा टू की वजह से ब्राइट बन रहा है वो ओवरलैप करें, उस पॉइंट पर मतलब कंप्लीट ब्राइट बनेगा, और दोनों के डार्क अगर ओवरलैप करें तो कंप्लीट डार्क बनेगा। वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे किया जाए, देखो क्या लिखा है, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल मैक्सिमम, दोनों के कॉमन सेंट्रल मैक्सिमम से मतलब पॉइंट बताओ जहाँ पे उनके वेवलेंथ कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे दो रेज ऑफ लाइट आए इस तरह से, ठीक है, तो इनका कॉमन एक तो मैक्सिमम बनेगा भाई, कॉमन इनका मैक्सिमम बना, मतलब जहाँ भी उनको कॉमन मैक्सिमम बन रहा है, चलो हम कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हैं जहाँ पे इनका कॉमन मैक्सिमम बना, उस पॉइंट से फर्स्ट डार्क फ्रिंज का कितना बोला है ना, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ, तो फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे हैं ना, बिकॉज लीस्ट डिस्टेंस पूछा है तो फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे ओवरलैप करेंगे दोनों की वजह से, मतलब ये भी जो ब्राइट बना रहा हो और ये भी जो ब्राइट बना रहा हो, दोनों आके इस पॉइंट पे ओवरलैप कर जाएं। पर ये देखो लेमड़ा वन और लेमड़ा टू अलग अलग है कहानी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर, हम बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इस सेंट्रल से इसका जो डिस्टेंस है y1 जो कि इसकी वजह से बन रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है y2 जो कि दोनों सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, y1 इक्वल टू y2 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेमड़ा वन डी बाई डी शुड बी इक्वल टू लेमड़ा टू डी बाई डी। भाई इसके डी और ये डी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, ना ही स्लिट्स ऑफ स्क्रीन के भी जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, सिर्फ लेमड़ा ही चेंज हो रहा है। ओके, और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस की बात की ना तो एन लेमड़ा लिखते हैं, n1 लेमड़ा वन इक्वल टू n2 लेमड़ा टू। ठीक है, ओके, n1 लेमड़ा वन इंटू n2, ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो n1 मतलब कौन से फ्रिंज बिट n, देखो फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, वो n2 इसका कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है। दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैंसिल होगा, तो क्या आ रहा है n1 इंटू लेमड़ा वन इक्वल टू n2 इंटू लेमड़ा टू। तो यहाँ से क्या आएगा कि n1 बाई n2 जो आ रहा है अपना वो लेमड़ा टू बाई लेमड़ा वन, लेमड़ा टू कितना है 520, अब ऑन ये कितना है 650, दोनों नैनोमीटर में, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और 13 4 जा और 13 5 जा, मतलब n1 अपॉन n2 की जो वैल्यू आ रही है 4/5 आ रही है। मतलब सिंपली देखो मतलब क्या हुआ कि जब n1 इक्वल टू 4 होगा ना, मतलब जब n1 इक्वल टू 4 हो या n2 इक्वल टू 5 होगा, मतलब कि जो लेमड़ा वन की वजह से जो पॉइंट है मतलब फोर्थ ब्राइट और इसका जो फिफ्थ ब्राइट होगा वो दोनों कोइंसाइड होंगे। समझ रहे हो ना, इसका जो फोर्थ ब्राइट है और इसका जो फिफ्थ ब्राइट है दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे वो पॉइंट पे। तो वही पॉइंट ढूंढना है हमको, तो क्या करेंगे, किसी एक को यूज़ कर लेता हूँ, जैसे इसको यूज़ कर लूँ मैं, तो क्या लिखूंगा y इक्वल टू, अब देखो दोनों के लिए y तो बराबर ही है, चाहे इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये डेटा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, y2 इक्वल टू 4 लेमड़ा डी बाई डी, अगर लेमड़ा वन यूज़ कर रहा हूँ तो 4 यूज़ करना, लेमड़ा टू यूज़ करोगे तो 5 यूज़ करना। ठीक है, अब ध्यान देखो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर सेम ही आएगा। चलो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं समझ पड़ा तो इसके जैसा भी एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। 4 इंटू लेमड़ा कितना है 650 नैनोमीटर है, कैपिटल डी कितना है 150 सेंटीमीटर। देखो सबको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सारे आंसर में मीटर में निकाल रहा हूँ, क्योंकि मीटर में जो है हम कंफर्टेबल होते हैं, मिलीमीटर वो सब में कंफर्टेबल नहीं होते, तो सारे को मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। उसके बाद नीचे क्या दिया है, स्मॉल डी के लिए 0.5 mm, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ ओके, बस इसको अब सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो ये 0.5 इंटू ये 3 × 15 ओके, पॉइंट भी है तो 300 हो गया यहाँ पे। अब और क्या रहेगा 65 इंटू 4 इंटू 3, मतलब 65 इंटू 12 है। ये देखो ये 2 0 से ये 10⁻² कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये बचेगा 10⁻6, मतलब ऊपर आ रहा है 10⁻6, और 65 12 सा 65 4 इंटू 3 12, मतलब आएगा 780, और एक 0 भी है तो 7800, तो यहाँ से 2 0 उसे कैंसिल, तो 78 इंटू 10⁻4
या तो ऐसे बोलो 7.8 इंटू 10⁻³ मतलब अपना आंसर आ जाएगा 78 mm। अपना आंसर क्या आ गया 78 mm। इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने n लैम्बडा क्यों लिखा, बिकॉज ब्राइट स्पॉट बोला है कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर डार्क स्पॉट बोलते हैं तो 2n-1 इंटू लैम्बडा लिखते हैं हम लोग, ओके, बाई 2 करके। समझ पड़ेगा हमको। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह का है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है, तो उसको पॉज करके ट्राई करो। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, जो कि सिंपल इसी तरह का है, बस थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो आप। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द YDSC एक्सपेरिमेंट बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड, देखो यहाँ पे भी दो अलग अलग वेवलेंथ दे दिया है, ठीक है, और बाइक्रोमेटिक बोला गया है। बाइक्रोमेटिक मतलब दो वेवलेंथ, ठीक है। तो लैम्बडा 1 क्या दिया है हमको 400 और लैम्बडा 2 क्या दिया है हमको 560। बोला क्या गया डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अच्छा, इन्फॉर्मेशन दी है, d = 0.1 दिया है हमको mm, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, और कैपिटल D की वैल्यू दी है हमको 1 मीटर। और बोला क्या है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। क्या बोल रहे पता है कि दो कंप्लीट डार्कनेस के बीच में डिस्टेंस बताओ हमको कितना होगा। कंप्लीट डार्कनेस मतलब इसका डार्क और इसका डार्क कोइंसाइड कर रहा हो ऐसा एक पॉइंट, और फिर से इसका डार्क और इसका डार्क कोइंसाइड कर रहा हो ऐसा दूसरा पॉइंट। तो कहाँ कहाँ इन लोग कोइंसाइड करेंगे वो दोनों बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब एग्जांपल दूँ, जैसे कि मान लो कि ये अपना दो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके गई, ये मान लो इस पॉइंट पे दोनों के डार्क कोइंसाइड करें, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। और किसी पॉइंट पे दोनों के डार्क कोइंसाइड करें तो अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तो इन दोनों बीच में डिस्टेंस ढूंढना है हमको, दो कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है, डार्क नहीं है। देखो ये भी कहीं डार्क बनाएगा, ये भी कहीं डार्क बनाएगा, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको वो पॉइंट से मतलब है जहाँ पे दोनों की वजह से डार्क है। भाई सोचो, अगर ये कोई किसी पॉइंट में ब्राइट बना रहा हो, ये किसी पॉइंट में डार्क बना रहा हो, तो दोनों कोइंसाइड करके कंप्लीट डार्क थोड़ी मिलेगा हमको। जहाँ पर दोनों के डार्क को कोइंसाइड करेंगे वहाँ पर ही हमको कंप्लीट डार्कनेस मिलेगा। तो बस उसी पॉइंट को हमको ढूंढना है, ठीक है, डार्क पॉइंट ढूंढना है ना। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे, देखो 2n-1 इंटू लैम्बडा 1 d/d, दोनों को y डिस्टेंस को कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज डिस्टेंस सेम हो जाएगा जब कोइंसाइड करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे n लिखा था, यहाँ पे m लिख देता हूँ, लैम्बडा 2 d/d। तो यहाँ से dd कैंसिल, ठीक है, बाई 2d आता है लेकिन वो भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 ऐसे लिख दो कि 2n-1 अपॉन 2m-1 इक्वल टू आ रहा है लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी है हमको 560/400। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 ज़ा 20 14 ज़ा, ठीक है, 4 10 ज़ा एंड 4 14 ज़ा और 5 ज़ा और 7, मतलब सिंपल 2n-1 अपॉन 2m-1 इक्वल टू आ रहा है 7/5। हमको इसे दो पॉइंट ढूंढने जहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस हो, ठीक है, दो पॉइंट। तो बताओ कौन से n की वैल्यू के लिए 7/5 आएगा। देखो जहाँ n इक्वल टू, देखो ध्यान से, अगर मैं n इक्वल टू 3 पुट करूँ, सॉरी n इक्वल टू 4 पुट करूँ तो 2 4 8 -1 7 आ जाएगा। m इक्वल टू कितना पुट करूँ, m इक्वल टू पुट करूँगा 2 3 6 मतलब 3 पुट करूँ। तो एक तो ये पॉइंट मिल गया जहाँ पे n इक्वल टू 4 हो और m इक्वल टू 3 हो, तब हमारा ये रेशियो सेटिस्फाइड हो रहा है। और दूसरे कौन से पॉइंट होंगे, देखो एक और ये भी पॉइंट हो सकता है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 14/10 हो जाएगा। तो जहाँ पे 14/10 वाला रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है कोई वैल्यू के लिए, वो भी पॉइंट हो सकता है। और भी हो सकता है आगे 21/15 है ना, 28/20, ये सारे पॉइंट 7/5 के तो रेशियो दे रहे हैं। कैंसिल करके देखो सब 7/5 तो हैं, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट हैं जहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, तो देखो अब 14/10 बस कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। n इक्वल टू 7 पुट करूँ, 2 7 ज़ा 14 -1 13 हो रहा है, 2 8 ज़ा 15 -1 2 8 ज़ा 16 -1 15 हो रहा है। 14 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं आएगा कहीं भी, ये वाला पॉइंट कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई भी n की वैल्यू के लिए पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब 21/15 चेक करता हूँ मैं, तो 2 11 ज़ा 22 -1, हाँ, तो n इक्वल टू 11 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ये इक्वेशन 2n-1 अपॉन 2m-1, ये 21/15 वाला सेटिस्फाई हो रहा है। देखो एक तो हमको मिल गया ये वाला पॉइंट,
एकदम हमको मिल गया ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ढूंढ रहे हैं। अब ये 14/10 तो कोई भी रेशियो में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बाकी रह गया 21/15। तो जब n की वैल्यू 11 पुट करूँ, n की वैल्यू 11 और m की वैल्यू 8 पुट करूँ तब सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो n की वैल्यू 11 पुट करो, n की वैल्यू 8 तो सेटिस्फाई कर गया ना। मतलब खाली n की बात की जाए तो n = 4 और n = 11 पे, n = 4 और n = 11 पे हमको कंप्लीट डार्कनेस मिल रही है। ठीक है ना। पहला इक्वेशन यूज़ करता हूँ जो n वाला है, m लेके भी सॉल्व कर सकते हो आप, m लेके सॉल्व करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं m को लेके सॉल्व करता हूँ, n को लेके, तो क्या आएगा, इसको रफ कर दूँ यहाँ से। अब हमको दोनों बीच में डिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट में मिलेगा हमको, ये पॉइंट पे क्या मिलेगा, जब n = 4 है, n = 11 होगा तो हो जाएगा 2n-1। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है डार्क वाला, ये फॉर्मूला होता है ना। जब n = 11 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 11 22, 21 λd/2d माइनस, जब n = 4 होगा तब क्या होगा, 2 4 -1 7 λd/2d। ये बात तो क्लियर है ना आपको। हमको दोनों बीच में डिस्टेंस, ये हमारा जो है सेकंड जहाँ पे दो कोइंसाइड कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, दोनों बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 λd/2d। तो 2 7 जब 14 कैंसिल हो जाएगा तो 7 λd/d। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दो 7 × लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, देखो कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, n वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो n λ1 वाला है। ये वैल्यू डाल दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखो अगर आप n लेके चल रहे हो तो n के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डालो, n कौन सा था, λ1 वाला। ठीक है, अगर आप m ले रहे हो तो m के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डालो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि n लेके ये वाला डाल दिया या m लेके ये वाला डाल, उल्टा नहीं करना है आपको। n लेना तो n वाली वैल्यू डालो, m लेना तो m वाली वैल्यू डालो। ठीक है, तो 7 लैम्बडा कितना है अपना, 400 नैनोमीटर, और d कितना है अपना 1 मीटर, डिवाइड बाई d कितना है 0.1 × 10⁻3। तो ये तो हो गया -6, 7 4 28, 2 -4 और ये हो जाएगा -3। ओके, तो अपना आ जाएगा 28 mm आंसर। ठीक है, दोनों बीच में डिस्टेंस ढूंढना था तो 28 mm इस तरह से आपका आंसर आता है। कॉन्सेप्ट समझो। देखो अपने को सिर्फ अगर कभी भी डार्क कोइंसाइड कर रहे हैं, ब्राइट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप दोनों को डिस्टेंस को इक्वेट कर देना। ठीक है, n1 λ1, ब्राइट पूछे तो 2 -1 λ1/d, डार्क वाला पूछे तो आपको सिर्फ इक्वेट करना है डिस्टेंस को। उसके ऊपर से आपको n/m का रेशियो मिलेगा, उसके ऊपर से आप जो है अपना सोच सकते हो कहानी क्या होगी आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए हैं जेईई मेंस में। ओके, जेईई मेंस जेईई एडवांस में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.3, हमको डी की वैल्यू दी है। चलो पॉज करके ट्राई कर लो पहले। हाँ, और क्या बोला है, लाइट ऑफ वेवलेंथ हमको लैम्बडा भी दिए हैं। बोला है टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट आर ऑब्टेन्ड इन द एंगुलर रेंज ऑफ -30 डिग्री to 30 डिग्री। मतलब -30 डिग्री से लेके 30 डिग्री के अंदर कितने ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिलेंगे। हमको नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला तो हमको पता ही है। हम करते क्या है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ढूंढना हो तो मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। हम इस तरह लिखते हैं कि d sin थीटा, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो n लैम्बडा, उसके बाद sin थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम n λ/d। और हम क्या बोलते थे कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, हम बोलते थे sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो n λ/d इज लेस देन और इक्वल टू 1, इस तरह हम लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थीटा की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि sin 30 होता है 1/2, मतलब कि n λ/d इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 है ना। sin 30 क्या होता है, उससे कम वैल्यू चाहिए हमको, उससे उतने के रेंज के अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि n इक्वल टू लेस देन इक्वल टू d/2 लैम्बडा, n इज लेस देन इक्वल टू d/2 लैम्बडा। ओके, बस अब d/लैम्बडा की वैल्यू ढूंढ लो। d कितना है मेरा 0.0 × 10⁻³ और लैम्बडा कितना है 500 × 10⁻⁹। तो ये तो हो जाएगा +6, ये पॉइंट हटा, ठीक है, 300, तो ये हो जाएगा 10⁻3। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल। ओके, ये क्या बच रहा है 50 और 2 भी है ना नीचे। अच्छा ठीक है, d/2 लैम्बडा लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, कि 320 × 10⁻⁶ इस तरह लिख दिया, और नीचे हो जाएगा 500
इंटू 10⁻⁹ और एक 2b एक्स्ट्रा, ये 2b तो है, तो देखो ये हो जाएगा 1000, ये तो हो जाएगा 10⁻3, तो इससे ये देखो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, n इज लेस देन और इक्वल टू 320, मतलब n की मैक्स टोटल नंबर ऑफ कितने मिल सकते हैं हमको, 320 मिल सकते हैं। ये कितना एक साइड है, देखो मैंने एक साइड ढूंढना है, तो n की वैल्यू 320 हो तो हमको पता है कि भाई इस तरह से वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, 0 ±1 ±2, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, इसका डबल और +1 है ना, 320 का डबल, क्योंकि भाई अगर 320 होगा तो -320 भी होगा, 319 होगा तो -319 भी होगा, है ना, ऐसे जो ज़्यादा जाएगा, +3 ±4 डॉट 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 करके ±319 ±320 और 0 वाला भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अपना टोटल आंसर कितना आएगा, 320 + 320 जो कि हो जाएगा 640 + 1। मैंने आपको सिखाया है कि 0 वाला भी इंक्लूड करना होता है, क्योंकि 0 पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, 0 पे क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो अपना टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 641। ओके, 641 इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसको रफ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला हमने सिखाया ना, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आई होप तो आपको समझ पड़ रहा होगा क्वेश्चन। ओके, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द स्लिट सेपरेशन ऑफ 0.1 mm वन ऑब्जर्व अ ब्राइट फ्रिंज ऑफ एंगल 1/40 रेडियन। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड किया जाता है, पहले आपको ये बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है कि एंगल देखो 1/40 दिया है, रेडियन बहुत छोटा एंगल है ये, हमको पता है जब बहुत छोटा एंगल हो ना, अब जब आपको इस तरह से वैल्यू दी हो रेडियन, तो आप डायरेक्टली ये कंसिडर कर लिया करो, sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो हम ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमको पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, वेदर लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या बोला है कि इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ स्लिट सेपरेशन दिस दिया है, वन ऑब्जर्व अ ब्राइट फ्रिंज एट एन एंगल ऑफ 1/40 रेडियन बाय यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1। ठीक है, मतलब जब हम λ1 वेवलेंथ का लाइट देखते हैं तो एक जन ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व कर रहा है कितने एंगल पर, 1/40 रेडियन एंगल पर, और व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ λ2 इज यूज्ड, अ ब्राइट फ्रिंज इज सीन एट द सेम एंगल इन द सेम सेटअप। ठीक है, मतलब λ2 का भी लाइट यूज़ कर रहे हैं तभी भी हमको सेम एंगल पे ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। तो λ1 और λ2 अगर विजिबल रेंज के अंदर लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो हमको पता है कि भाई d sin थीटा इक्वल टू n λ होता है, d sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, n λ। अगर हम पार्ट डिफरेंस की बात करें तो d sin थीटा इक्वल टू n λ होता है। लेकिन अगर जो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, तो यहाँ पे sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम थीटा ले सकते हैं, sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करूँ तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, और sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, इक्वल टू λ हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, λ इक्वल टू d थीटा हो जाएगा, λ इक्वल टू d। या तो यहाँ पे बोल दो, देखो हमको दो वेवलेंथ दिए, एक तो λ1 दिया, एक तो λ2 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वेवलेंथ के लिए हमको देखना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट वेवलेंथ की बात करूँ तो d थीटा इक्वल टू n λ1। ठीक है, n1 इंटू λ1। ठीक है, कहाँ पे उसको ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। और दूसरे वाले के लिए बात करूँगा, देखो उसने क्या बोला है कि इज यूज्ड ब्राइट फ्रिंज इज सेम एट सेम एंगल इन द सेम सेटअप, मतलब एंगल भी सेम है और सेटअप भी सेम है। तो यह हो जाएगा d थीटा इक्वल टू n2 इंटू λ2। तो यहाँ से क्या है, d की वैल्यू कितनी है, 0.1 mm, तो 0.1 इंटू 10⁻³ थीटा वैल्यू है 1/40 इक्वल टू n1 इंटू λ1। सेम यही भी यहाँ भी यही होगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 10⁻⁴/40, 10⁻⁴/40 है। ओके, तो यहाँ पे हो रहा है इंटू n1 इंटू λ1। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया, अब क्वेश्चन करेंगे किस तरह से हमको पूछा है कि λ1 और λ2 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे निकालेंगे कैसे भाई λ1 λ2 की वैल्यू, ना ही हमको n1 पता है, ना ही n2 पता है, ना ही λ1 पता है, ना ही λ2 पता है। तो किस तरह से निकाले हम, पता है क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हिंट हमको दिया ही नहीं, किस तरह से निकाले हम λ1 λ2, और कुछ तो वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन के अंदर, देखो एक हिंट हमको दिया है कि λ1 एंड λ2 आर इन द विजिबल रेंज, और हमको विजिबल रेंज भी दी है, क्या दी है हमको कि 380 नैनोमीटर से लेके हमको दिया है 740 नैनोमीटर। तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, हमको पता है कि हमारा आंसर जो इतने के बीच में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि λ1 और λ2 उस बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। तो कैसे सॉल्व करूँ मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं
देखो ध्यान से 10⁻⁴ और मैं कर देता हूँ इंटू, इस तरह से लिख देता हूँ ना, +9 कर दूँ, ओके, इस तरह से कर सकता हूँ मैं अपॉन 40, मतलब समझ रहे हो, मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या करूँ, इसको देखो मैंने +9 दे दिया, -9 दे दिया, अब तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10⁵/40 नैनोमीटर, समझ रहे हो ना, इक्वल टू, देखो ये नैनोमीटर हो गया ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 × λ1। ये क्या किया समझा हमने क्या किया, सिर्फ ये जो वैल्यू है इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, जिससे क्या है कि हमको आंसर निकालने में थोड़ा इजी हो। अब हम जो n की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर जो है इजीली आ जाएगा। ये क्या अपना नैनोमीटर के अंदर आंसर आ गया है। तो इसको देखो फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10⁵ कितना होता है, मतलब 10⁵, एक 0 कैंसिल कर देंगे, 10⁴ बचेगा, मतलब आ रहा है 10⁴/4 n1 इक्वल टू आ रहा है λ1, ठीक है। तो λ1 की वैल्यू क्या आ रही है, 10,000/4, 10,000/4 मतलब 2,500/n1, ये अपनी वैल्यू आ रही है देखो λ1 की। उससे देखो वही प्रोसीजर इसके अंदर भी होगा, तो λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000/n2, 2000/n2। अब अपने को पता है कि λ1 और λ2 दोनों इस रेंज के अंदर लाई करते हैं। अपने को क्या पता है कि λ1 और λ2 दोनों इसी रेंज के अंदर लाई करते हैं। तो यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू लेके चेक कर लो। तो जब आप n1 = 4 लोगे, देखो अलग अलग वैल्यू चेक करो, तो जब आप n1 = 4 ले लोगे तो ये देखो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 625, तब λ1 आ जाएगा 625। और जब आप n2 = ले लोगे 5, तो λ2 आ जाएगा अपना 5 ले लो तो आ जाएगा 500। तो ये दोनों वैल्यू जो है रेंज के अंदर लाई कर रही है, मतलब अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। बाकी किसी वैल्यू के लिए जो वैल्यू है ना, दोनों अपनी रेंज के अंदर लाई नहीं करेंगी। बाकी किसी वैल्यू के लिए दोनों वैल्यू अपनी रेंज के अंदर लाई नहीं कर रही, सिर्फ n = 4 और n = 5 के लिए चेक कर रही। तब अपना आंसर क्या हो गया 625 और 500। देखो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हिंट दिया नहीं था कैसे हमको λ1 और λ2 निकालना है। तो हमने इस तरह से रेशियो फॉर्म किया और n1 n2 की वैल्यू पुट की और उसी हिसाब से अपना आंसर निकालना है। आई होप सो, मतलब ये टाइप का वेरिएशन तो समझ पड़ा होगा किस तरह से पूछ सकते हैं उन लोग। कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन में छोटा सा हिंट होता है, वही हिंट को हमको पकड़ना होता है। तो अगर आप इस तरह क्वेश्चन देखे रहोगे ना, तब दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आप पक्का कर लोगे उसको, लेकिन उस तरह का एक क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो फिर इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। इसमें क्या सोचना था, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, सिर्फ सोचना था। देखो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या है कि इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ, हमको लैम्बडा दिया है और हमको स्लिट सेपरेशन दिया है, एंगुलर विड्थ पूछा है, ठीक है। एंगुलर विड्थ हमको पता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है बीटा = λd/d, बीटा = λd/d। और जो एंगुलर विड्थ होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है d/λ, ठीक है। हम d sin θ = n λ लिखते हैं ना, एंगुलर विड्थ जो उसमें से आता है, मतलब हमको पता है कि भाई d sin θ = n λ होता है। यहाँ से n = 1 पुट करूँ तो एंगुलर जो विड्थ आता है, बिकॉज एंगुलर विड्थ मतलब क्या है कि दो विड्थ के बीच में, हमको पता है दो डार्क के बीच में हम डिस्टेंस ढूंढते हैं फ्रिंज विड्थ, तो उसका जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वही हम बोल रहे हैं। तो उसकी जो वैल्यू आती है वो λ/d आती है, सॉरी λ/d, यहाँ से देखोगे तो λ/d आएगी। ओके, तो जब कभी भी एंगुलर विड्थ पूछे तो आप λ/d कर देना। अब बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो क्या है आंसर आएगा, देखो लैम्बडा वैल्यू हमको दी है 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻⁹ और डी की वैल्यू हमको दी है 0.05 mm, मतलब सिंपल 5 × 10⁻⁵, ओके 0.05 mm। तो यहाँ से ये 100 हो जाएगा और ये -4, मतलब आंसर आ जाएगा अपना 10⁻²। अब 10⁻² तो कोई ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, लेकिन ध्यान से देखोगे इसके अंदर सारे जो ऑप्शन दिए हैं ना वो डिग्री के अंदर दिए हैं। अपना जो आंसर है वो रेडियन के अंदर आया है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 1/40 रेडियन देखा था ना, वैसा अपना आंसर इसके अंदर आया है 1/100, ये है रेडियन के अंदर। पर अपने को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/100 × 180/π कर देंगे, तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अपना सॉल्व होगा। अब आंसर आ जाएगा अपना, तो अपना आंसर जो है 10π
तो अपना आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.57 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 0.57 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। देखो पाई किलो रखो 3.74, 3 6 18 हो जाता है ना, अपना आंसर आ जाएगा। ओके चलो फिर इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगुलर विड्थ पूछे तो आप उसको डी बाई लेमड़ा बाई डी कर देना। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स वेरीज एज टाइम। मतलब क्या है पता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है ना हमको, ये डिस्टेंस S1 और S2, ये जो डिस्टेंस डी है ना, इसको टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और ये अपना स्क्रीन है, ये अपना स्क्रीन है। बोला क्या गया क्वेश्चन के अंदर, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज एंड द स्मॉलेस्ट फ्रिंज। अच्छा बताओ, हमने को इक्वेशन दिया है कि डी ऑफ टी शुड बी इक्वल टू डी नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी, वेरिएबल इक्वेशन दिया है। अच्छा मेरे को बताओ फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम कब होगी, जब सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। जितना ये डिस्टेंस छोटा करोगे ना, देखो हमको बीटा फॉर्मूला क्या पता है, बीटा फॉर्मूला पता है लैम्बडा डी बाई डी। तो जब आप डी जैसे डी आप डिक्रीज करोगे वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। मतलब जो लार्जेस्ट फ्रिंज विड्थ मिलेगा ना वो डी की मिनिमम वैल्यू पे मिलेगा। लार्जेस्ट फ्रिंज विड्थ कब मिलेगा, मतलब लार्जेस्ट जो बीटा मिलेगा वो डी की मिनिमम वैल्यू पे मिलेगा। और जो स्मॉलेस्ट बीटा हमको मिलेगा वो डी की मैक्सिमम वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, मतलब जी जितना बड़ा होगा ना, देखो ये जितना छोटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा स्प्रेड होता है। ठीक है, तो डी जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा हमको फ्रिंज की विड्थ मिलती है। ओके, ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको डिफरेंस किसने पूछा है, बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज एंड द स्मॉलेस्ट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट कर दोगे ना, आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखो बी और देखो ए और बी ऑप्शन बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर दिए ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो लार्जेस्ट जो बीटा मिलेगा किस पे मिलेगा, वो मिनिमम वैल्यू पे, और स्मॉलेस्ट मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे। और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बोला है ना डिस्टेंस, हाँ। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीटा, देखो बीटा लार्जेस्ट माइनस बीटा स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कब होगा, जब डी की मिनिमम वैल्यू होगी। तो डी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। जब साइन थीटा मिनिमम होगा, भाई साइन थीटा मिनिमम कब होता है, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। ठीक है, सॉरी साइन जब ये नेगेटिव हो, ठीक है, -1 हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, डी नॉट माइनस ए नॉट। और डी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब साइन थीटा 1 हो तो हो जाएगा डी नॉट प्लस ए नॉट। ठीक है, तो ये अपना आ गया। तो इसके ऊपर से क्या लिखेंगे, बीटा लार्जेस्ट कितना हो जाएगा, लैम्बडा दिया है ना क्वेश्चन के अंदर, हाँ, लैम्बडा इंटू डी बाई डी नॉट माइनस ए नॉट माइनस लैम्बडा डी बाई डी नॉट प्लस ए नॉट। बस इसके अंदर आप मिस्टेक कर देते ना, अगर डी नॉट प्लस ए नॉट यहाँ लिखते और डी नॉट माइनस ए नॉट यहाँ लिखते तो पूरा गलत आंसर। ओके, तो आपका जो है उल्टा आंसर मैच कर जाता और आपको जो है -4 मिल जाता, -2 मिल जाता। ओके, तो यहाँ से लैम्बडा डी कॉमन निकालूँ और तो यहाँ पे हो जाएगा डी नॉट प्लस ए नॉट माइनस डी नॉट प्लस ए नॉट, एलसीएम ले रहा हूँ, और नीचे हो जाएगा डी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो है डी नॉट कैंसिल, तो अपना आंसर आ जाएगा 2a लैम्बडा डी नॉट अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आपने उल्टा किया होता तो आपका ए ऑप्शन मैच करता। उल्टा करके देखोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट बहुत रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट गलत किया, इसमें से भी उन्होंने इतना ही कॉन्सेप्ट चेक किया है कि आपको पता है कि नहीं कि भाई डी को डिक्रीज करने से फ्रिंज विड्थ में क्या फ़र्क पड़ता है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट चेक किया है उन्होंने। ओके, चलो फिर इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका हो, उसको भी एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। ओके, तो क्वेश्चन है, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो उसका एंगुलर पोजीशन हमको बताना है, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 हो। हमको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर I1 = I2 हो तो हो जाएगा 4i cos² 5/2
और I1 नॉट इक्वल टू I2 हो तो जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I2 cos फाइव हमारा फॉर्मूला है। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। क्या बोला पता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी है। हमको पता है जो आई मैक्स कितना होती है, आई मैक्स होता है 4i, तो 1/4 ऑफ 4i मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी है जो है वो आई के इक्वल है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो आई है, इक्वेशन के अंदर पुट करो तो आई इक्वल टू हो जाएगा 4i cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से आई कैंसिल, 1/4 इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2, तो 5/2 हो जाएगा 1/2 जो कि 60 डिग्री होता है, मतलब 5/2 इक्वल टू हो जाएगा देखो π/3। तो यहाँ से 5 की इक्वल टू आ गई 2π/3। अब देखो हमको 5 मिल गया, फेज डिफरेंस मिल गया, लेकिन हमको पूछा क्या है एंगुलर पोजीशन। हमको पूछा क्या है एंगुलर पोजीशन। हमको पता है कि थीटा साइन थीटा इक्वल टू होता है λ/d, साइन थीटा इक्वल टू होता है λ/d, और डी साइन थीटा इक्वल टू, ये हमको पता है पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस होता है डी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लैम्बडा की वैल्यू क्या आ रही है हमको चेक करना है, तो हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से। तो 5 इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है हमारा पार्ट डिफरेंस। तो ये है 2π/3 इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो 2π से 2π कैंसिल, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ रही है λ/3। ठीक है, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ रही है λ/3 इक्वल टू होता है डी साइन थीटा। तो यहाँ से जो साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी वो λ/3d, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ λ/3d। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। ओके, इसके अंदर हमारा एंगुलर विड्थ क्या है λ/3d। पार्ट डिफरेंस पे कहानी चेंज किया, देखो यहाँ पे 5 हमने ढूंढा, उसके ऊपर से पार्ट डिफरेंस क्या है, और पार्ट डिफरेंस के ऊपर से हमने जो है एंगुलर विड्थ निकाल लिया है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन निकाल लिया हमने। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा किस तरह से प्रोसीड करना है इसके अंदर। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी दी थी हमको 1/4 ऑफ मैक्सिमम, उसके ऊपर से फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस के ऊपर से पार्ट डिफरेंस। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखो इसी के रिलेटेड करते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस 2013 में आया है। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, the part difference corresponding to any point having half the maximum intensity, half the maximum intensity मतलब हमको पता है कि आई मैक्स क्या होती है, आई मैक्स होती है 4i। तो हमारा जो अब इस बार जो आई रिजल्टेंट है इसका आधा है, मतलब 2i है। पिछली बार 1/4 था, इस बार हाफ है। तो उस पॉइंट पे हमको पार्ट डिफरेंस कितना होगा निकालना है। तो भाई हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी से मिलेगा फेज डिफरेंस, और उसके बाद हमको उससे मिलेगा पार्ट डिफरेंस। वही कहानी है हमारा, निकाल लो। तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू होता है 4i cos स्क्वायर 5/2। तो ये कितना है 2i इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। ये आई कैंसिल, 1/2 होगा, 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से इसका अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू cos 5/2। तो 5/2 मिल गया हमको 45 डिग्री, मतलब π/4। तो यहाँ से 5 हमको मिल गया π/2। ओके, अब 5 हमको π/2 मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमको n के फॉर्म में दिया, मतलब जनरल फॉर्म के अंदर दिया है। तो बताओ अगर 5/2 इक्वल टू π/4 आ रहा है, ये देखो हमको पता है कि यहाँ पे cos 5/2 कितना आ रहा है हमारा, cos 5/2 आ रहा है हमारा 1/√2। तो cos की मतलब cos की कितनी वैल्यूज पे 1/√2 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कब आ जाएगा, ये तो हमने एक जनरल वैल्यू निकाल लिया। तो cos 5/2 यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखोगे कि cos 5/2 इक्वल टू π/4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5/2 लिख सकता हूँ कि 2n + 1 π/4। अब 2n + 1 π/4 लोगे ना, तब का हमेशा आंसर जो है ये जो क्या बोलते हैं, ये हमारी 5/2 की वैल्यू हमेशा 1/√2 के इक्वल आएगी। देखो n = 1 पुट करो, n = 1 पुट करोगे तो आ जाएगा π/2, n = 2 पुट करो तो 3π/4। 3π/4 में भी अपना आंसर क्या आता है, cos 5/2 0 होता है ना, ये 5/2 1/√2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो अपना जो है जनरल इक्वेशन हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आ गई 2n + 1 π/2। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना मिल जाएगा, डेल्टा
जो ये हो जाएगा, देखो फाई इक्वल टू होता है ना 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 4 इक्वल टू हो गया डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आया इसके अंदर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर? लैम्बडा बाई 4 वाला आंसर, मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 5/2 इक्वल टू दिस, तो ओके बाई 2, हाँ डन। तो अपना इस तरह से आंसर आएगा। ओके, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं YDSC के ऊपर। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो फिर मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन YDSC के ऊपर हमेशा रेगुलर आते रहे हैं। ओके, तो आपको जो है उसको जो है इस पॉज करके ट्राई ज़रूर करना है। आप देखते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, जब तक आप पॉज करके ट्राई नहीं करोगे तब तक जो है मज़ा नहीं आएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइड एज अदर। क्या बोल रहे पता है? अभी तक हम जो स्लिट्स लेते थे ना ये इक्वल विड्थ के होते थे, इक्वल विड्थ के, मतलब हमारे पास जो S1 और S2 जो सोर्स होते थे इसका जो विड्थ होता था वो इक्वल होता था। लेकिन क्या बोल रहे हैं पता है क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं एक की विड्थ बढ़ा दूँ, मतलब एक की विड्थ डबल कर दूँ, तब क्या कहानी होगी। अच्छा, विड्थ डबल करने से क्या होगा, देखो इंटेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो इंटेंसिटी जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होता है। ये कहानी आप नोट कर लो, नहीं बताओ तो नोट कर लो कि जैसे विड्थ बढ़ाओगे ना, अब इसकी जैसे विड्थ आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों पता है? क्योंकि जनरली हम मानते हैं कि जो अपना ये स्लिट्स होते हैं ये इस तरह से स्क्वायर होते हैं। तो भाई अगर आप देखो W है, मान लो ये अपना डिस्टेंस D है, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा D इंटू W, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर विड्थ डबल करोगे तो ये हो जाएगा 2D, सॉरी ये हो जाएगा 2W और ये हो जाएगा D, तो अपना एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2DW। मतलब आप विड्थ बढ़ा रहे हो ना तो एरिया डबल हो रहा है। और हमको पता है जो इंटेंसिटी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसलिए एरिया से प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो इंटेंसिटी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ हो जाएगा। इस तरह से कहानी हम मैच करते हैं। तो विड्थ चेंज करोगे ना तो इंटेंसिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करेगा। मतलब क्या है कि पहले अगर दोनों की इंटेंसिटी आई थी, अब बाद में एक स्लिट का आपने जो है डबल कर दिया, मतलब एक को आपने जो है डबल कर दिया 2W, तो इसका जो इंटेंसिटी है वो 2I हो जाएगा और इसका जो इंटेंसिटी है वो I हो जाएगा। ओके, अब देखो ऑप्शन मैच करो इसके अंदर, तो ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है आई थिंक सो। तो क्या होगा इसके अंदर, द इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजेस। अब देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और मिनिमा क्या क्या है, मिनिमा का है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है सोचो, अगर दोनों आई थे, अगर दोनों आई थे पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब बिफोर, तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा क्या आता है 4I, हमको पता है भाई दोनों अगर सेम हो तो। और इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा क्या आता है 0। लेकिन यहाँ पे अब दोनों अलग अलग है 2I और I, तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो चेक करते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 2I है ना, पहले I और I थे तो यहाँ पे 2I, तो हो जाएगा √2I प्लस √I का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखोगे तो ये 4I से ज़्यादा ही आएगा, 4I से तो ज़्यादा ही आएगा, इतना पक्का है हमको। क्यों पता है, क्योंकि पहले I और I थे यहाँ पे, लेकिन अब जो है 2I हो गया है, तो इसका जो वैल्यू और इंक्रीज़ करेगा। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है हमको सॉल्व नहीं करना है, ये ग्रेटर देन 4I है। मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा जो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब मिनिमा की बात करो तो मिनिमा पहले 0 आ रहा था, लेकिन देखो अब 0 नहीं आएगा, अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 2I माइनस I करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा जो है वो भी इंक्रीज कर गया है। मतलब अपना ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड बोथ मिनिमा विल इंक्रीज। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मतलब सिंपली आप विड्थ बढ़ाओगे ना तो मैक्सिमा की और मिनिमा की दोनों की इंटेंसिटी बढ़ती है, मैक्सिमा की और मिनिमा की दोनों की इंटेंसिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमा बढ़ गया और मिनिमा घट गया, ऐसा नहीं है। ओके, मैक्सिमा की इंटेंसिटी देखो बढ़ गई, 4I ज़्यादा हो गई, और मिनिमा की इंटेंसिटी देखो 0 से कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अपना ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके, दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 0 इंटेंसिटी हो जाएगा मिनिमा की, वो भी गलत है। 0 थोड़ी हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है।
ओके, अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है जो हमने पहले किया था। लाइट सोर्स विच एमिट टू वेवलेंथ λ1 इक्वल टू 400 नैनोमीटर एंड λ2 इक्वल टू 600 नैनोमीटर। इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, इजी है, आई थिंक सो ये हो जाएगा आपसे। देखो इसके अंदर दिया क्या है कि λ1 इक्वल टू दिया है 400 नैनोमीटर और λ2 हमको दिया है 600 नैनोमीटर। चलो कराई देता हूँ फिर। इफ रिकॉर्डेड फ्रिंज विड्थ, इसका जो फ्रिंज विड्थ है β1 है, इसका जो फ्रिंज विड्थ है वो β2 है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेट इन द डिस्टेंस y ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आर m1 एंड m2, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस बोला है फॉर देम विद इन अ डिस्टेंस y आर m1 एंड m2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके चलो, तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, इसको आप पॉज करके ट्राई कर लूँ। तो पहला क्या बोला? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमको पता है कि λ/d होती है। तो भाई जिसका लैम्बडा ज़्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा, सिंपली d/d की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। जिसका लैम्बडा ज़्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा। मतलब जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर b2 ग्रेटर देन b1 वो सही है, क्योंकि लैम्बडा ज़्यादा तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा। ओके, तो सेकंड क्या बोला है कि m1 ग्रेटर देन m2। m1 m2 क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर देम विद इन अ डिस्टेंस y, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस की फॉर्मूला क्या होती है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस को जो फॉर्मूला होता है हमको पता है वो d/λ होता है। क्या होता है वो? d/λ होता है ना। हम सॉल्व करते हैं भाई, हमको d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। उसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पे sin थीटा जो हो जाएगा वो n λ/d, ठीक है। ये लेस देन 1 होता है तो n λ/d इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो n इज लेस देन इक्वल टू d/λ। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना होता है? d/λ। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा आ रहा है, मतलब जिसका लैम्बडा कम होगा उसका वो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि m1 ग्रेटर देन m2 है, m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 का लैम्बडा कम है ना, तो हाँ इसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा। हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। ये भी क्या है? सही है, क्योंकि इसका लैम्बडा कम है, जिसका नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब तीसरा क्या बोला है कि फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम ऑफ λ2 ओवरलैप विथ फिफ्थ मिनिमम ऑफ λ1। मतलब λ1 का फिफ्थ मिनिमम है, λ1 का फिफ्थ मिनिमम, तो 2n-1 कौन से ओवरलैप कर रहे हैं? थर्ड मैक्सिमम एंड फिफ्थ मिनिमम ऑफ λ1। तो फिफ्थ मिनिमम लिखूँ λ1 का तो क्या लिखूँगा? 2n-1 λd/2d। n की वैल्यू 5 पुट करो तो हो जाएगा 9 λd/2d। ओके, और इसका थर्ड मैक्सिमम क्या आ रहा है? इसका थर्ड मैक्सिमम आ जाएगा 3 λ2d/d। इसकी वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है 9/2 और λ1 की वैल्यू क्या है? 400 इंटू d/d। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 λ2 की वैल्यू क्या है? 600 इंटू d/d। तो यहाँ देखोगे ध्यान से 200, तो अपना आंसर आ रहा है 1800 d/d। और यहाँ पर भी अपना आंसर क्या आ रहा है कि 1800 d/d। तो दोनों के वैल्यू कोइंसाइड कर रहे हैं। हाँ वो बात सही है, क्योंकि वाई दोनों में सेम आ रहा है। अगर थर्ड मैक्सिमम निकाल रहे हैं इसको तो भी आपका ये आंसर आ रहा है, फिफ्थ मिनिमम निकाल रहे हैं तो भी आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों की वाई की वैल्यू सेम है, मतलब क्या है कि अपना सी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। बचा रह गया डी ऑप्शन। द एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? λ/d, ठीक है। ऑफ द फ्रिंजेस फॉर λ1 इज ग्रेटर देन λ2। λ1 इज ग्रेटर देन, सॉरी लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि λ/d फॉर्मूला है। तो डी ऑप्शन जो है अपना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई जो फ्रिंज विड्थ होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसका फॉर्मूला क्या आता है? λ/d, मतलब लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या बोल रहे हैं कि λ1 का ज़्यादा होगा, ऐसा बोल रहे हैं, पर λ1 कम है ना λ2 से, तो उसको कम होगा। तो डी ऑप्शन जो है अपना वो गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ठीक है। चलो फिर इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। तो देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस 2017 में आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो इसको, इजी क्वेश्चन है लेकिन।
जैसे हमने सर्कुलर कॉन्सेप्ट किया था ना पिछले लेक्चर में, पाथ डिफरेंस वाला, तो वही पाथ डिफरेंस वाला ही कहानी है इसके अंदर। हमारे पास इस तरह से दिया है और ये अपना S1 है, ये अपना S2 है, इसके बीच में डिस्टेंस हमको जो दिया है वो d दिया है, और यहाँ से थीटा एंगल दूर डी थीटा का इस तरह से हमको डायग्राम दिया है। और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, S1 S2 लैम्बडा हमको दिया है 600 नैनोमीटर, ओके, आर ब्लेस्ड सिमेट्रिकली, ठीक है, सिमेट्रिकली ब्लेस्ड है इस तरह से। और डी की वैल्यू जो हमको 1.8 mm दी है, डी की वैल्यू क्या दी है हमको 1.8 mm। और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, द अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विजिबल एज अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क स्पॉट, द एंगुलर सेपरेशन इज डेल्टा थीटा, उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन जो है वो डेल्टा थीटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो इसके अंदर पहला ऑप्शन बोला है। अब देखो हमको पता है कि इस पॉइंट पर क्या बनेगा, अगर आपने कल का लेक्चर फॉलो किया होगा तो इस पॉइंट पर दोनों लोग सेम पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी सेम पाथ ट्रैवल कर रहा है, ये भी सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा, मतलब यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा, क्या बनेगा सेंट्रल ब्राइट, ओके ओके, इस पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट मतलब यहाँ पे अपना एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, इस पॉइंट ब्राइट स्पॉट, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट में पाथ डिफरेंस क्या है 0, और पाथ डिफरेंस 0 किस पर कॉरस्पॉन्ड करता है ब्राइट स्पॉट। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट में पाथ डिफरेंस कितना है, देखो S2 ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और S1 ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस, तो हो जाएगा, चलो पॉइंट को O बोल दूँ तो S1O माइनस S2O, जो कि इक्वल आ रहा है D के इक्वल। भाई इसमें से इसको माइनस करो, D तो बचेगा, तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, D के इक्वल आ गया। तो वो पॉइंट पर क्या बनेगा, मैक्सिमा की मिनिमा, तो डिपेंड करेगा कि भाई D की वैल्यू क्या है, ठीक है, डिपेंड कर, देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया D पाथ डिफरेंस, और जो है हमको पता है कि D sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा होता है, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस थीटा पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया D आ गया। अब D की वैल्यू क्या है 1.8 mm, अब D की वैल्यू क्या है 1.8 mm। हम चेक कर रहे हैं, अब देखो अब इस पर ना ब्राइट बनेगा डार्क कैसे पता चलेगा हमको, सारी वैल्यू डिपेंड कर रही है D की। अब D की इक्वल टू 1.8 mm है, तो जो 1.8 mm है लैम्बडा से कितना टाइम से है, अगर वो इंटीजर में आ गया तब तो अपना आंसर आ जाएगा ब्राइट स्पॉट, अगर वो इंटीजर नहीं है तब तो अपना आंसर आ जाएगा वो डार्क स्पॉट। देखो बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं D बाई लैम्बडा करूँ, D इक्वल टू अगर n लैम्बडा आ गया तब तो बनेगा ब्राइट स्पॉट, तो यहाँ से अगर D बाई लैम्बडा सोचो, n इक्वल टू हो जाएगा D बाई लैम्बडा, तो D बाई लैम्बडा अगर इंटीजर आ गया तब तो यहाँ पे बनेगा ब्राइट स्पॉट। अगर यहाँ पे कुछ 1/2 ऐसा कुछ आ रहा है मतलब 0.5, तब तो यहाँ पे डार्क बनेगा, ठीक है। तो D कितना है अपना 1.8 mm, मतलब 1.8 इंटू 10⁻³ और ये क्या है 600 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁶, ओके, 2 0 कैंसिल हो गया, 10⁴ बचा, तो 6.3 था, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 3000, मतलब D जो है क्या हो जाएगा D इक्वल टू 3000 लैम्बडा, है ना, D इक्वल टू क्या आ गया 3000 लैम्बडा। अब D इक्वल टू अगर n लैम्बडा होता है तब तो यहाँ पे क्या बनता है ब्राइट स्पॉट, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा 3000th ब्राइट स्पॉट, है ना, 3000 ब्राइट स्पॉट। तो ऑप्शन देखते हैं कि डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म एट पॉइंट P2, ये अपना पॉइंट P2 है, P2 पे डार्क बन रहा है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू 3000, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बन रहे हैं 3000 बन रहे हैं, 0 से लेके 3000 तक, मतलब जो है अपना वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब ए ऑप्शन डी ऑप्शन देखो, एट P2 द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, P2 पे ऑर्डर मैक्सिमम वाला है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये ब्राइट स्पॉट है, और यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे 3000 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर आ गया है ना, तो यहाँ पे वो बात सही है, मतलब अपना जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है, और बी ऑप्शन गलत है, हाँ सी और डी करेक्ट। अब चेक करते हैं ए ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या कह रहे हैं, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2। ये जो एंगुलर सेपरेशन होगा ना, ये बोल रहे हैं डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए कैसे हम ढूंढेंगे, हमको पता है कि D sin थीटा इक्वल टू होता है n लैम्बडा, यहाँ पे किसी डिस्टेंस थीटा पे D थीटा विड्थ का हमने यहाँ पे विड्थ काटा है,
हमको पता है जो फ्रिंज विड्थ होता है वो क्या होता है, लैम्बडा डी बाई डी, मतलब ये एन की वैल्यू पे थोड़ी डिपेंड करता है भाई। किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव में माइनस करोगे आपका आंसर हमेशा लैम्बडा डी बाई डी ही आएगा। मतलब आप 7 - 6 करो, 8 - 7 करो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, लैम्बडा डी बाई डी 1 ही आएगा। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे अगर n हो और यहाँ पे n+1 हो तो n+1 - n करूँ तो आपका आंसर हमेशा जो है मतलब n हमेशा कैंसिल हो जाएगा। मतलब n के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि थीटा कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो जाएगा d इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा dn इंटू लैम्बडा। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, dn लैम्बडा अपॉन डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे n तो कांस्टेंट है ना भाई, dn क्या है कांस्टेंट, dn तो हमेशा n+1 - n होगा, तो ये तो हमेशा 1 ही आएगा, तो dn वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखोगे ध्यान से कि डी थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्बडा अपॉन डी कॉस थीटा, लैम्बडा अपॉन डी कॉस थीटा। हमने डिफरेंशिएट करके चेक किया, हम चेक कर रहे हैं कि थीटा इंक्रीज करने से ये डी थीटा डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। अब डी थीटा लाने के लिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आया जो डेल्टा एन है डी एन है ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि किसी भी दो डिफरेंस माइनस करोगे तो हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ से अगर आप थीटा इंक्रीज कर दो, कॉस थीटा इंक्रीज करोगे तो हमको पता है जैसे कॉस 90 0 होता है, मतलब कॉस थीटा जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है वो, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसे, क्योंकि कॉस 0 जो होता है 1 होता है और कॉस 90 क्या होता है 0। मतलब अगर थीटा आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाओगे तो वैल्यू आपकी 1 से लेकर 0 तक जाएगी। मतलब थीटा इंक्रीज करोगे तो डी थीटा क्या होगा भाई, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करोगे देखो क्या होगा। मैं एग्जांपल दूं, अगर आप ये थीटा इंक्रीज कर रहे हो, थीटा इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो डी थीटा जो है इंक्रीज करेगा। ये समझ पढ़ रहे हो, थीटा इंक्रीज करोगे, जैसे थीटा इंक्रीज करोगे कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज, और कॉस थीटा डिक्रीज हुआ तो डी थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है कि डिक्रीजेस बोला है, डिक्रीज नहीं आएगा, अपना आंसर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। ओके, तो अपना जो ए ऑप्शन है वो गलत है। ये क्या किया समझ पड़ा आपको, मेरे को यहाँ पे डी थीटा लाना था, उसके लिए डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो अपना आंसर आया डी थीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी कॉस थीटा। अब क्या है कि थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, और कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करेगा तो न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा ना। समझ पड़ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आई होप से ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। ये जे एडवांस 2017 क्वेश्चन है, पूरा प्योरली जो है पार्ट डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते हैं, अब तक के लिए बाय बाय।